हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की यूनिट 2 की विशेष सीरीज में। दोस्तों आज का टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि निर्देशन और परामर्श। इसके अलावा दोस्तों हमने मॉडल पेपर की भी विशेष सीरीज चला रखी है, जिसमें अभी तक हमने दोस्तों 5 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। थ्योरेटिकल क्लासेस का अपना दोस्तों एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और मॉडल पेपर का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता है। इसलिए दोस्तों दोनों को प्रायोरिटी दें, थ्योरी क्लासेस भी देखें, इसके अलावा मॉडल पेपर भी जरूर देख लें। अगर आपको उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन दोस्तों करनी है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और मॉक टेस्ट की आवश्यकता है, और इसके अलावा अगर आप नोट्स की ओर को जाना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशन और परामर्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण होते हैं, परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है। तो गाइडेंस इन काउंसलिंग में क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर, रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर एंड स्ट्रेस मैनेजर। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि भाई गाइडेंस क्या होता है। तो गाइडेंस से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न तरह के सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक समायोजन करने में अपना मार्गदर्शन करता है। यानी कि गाइडेंस रिफर टू अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन गाइडेड हिमसेल्फ इन मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ सोशल, पर्सनल एंड एजुकेशनल एडजस्टमेंट। सामान्य भाषा में दोस्तों हम बात करें तो एक व्यक्ति है, वो दोस्तों एक जानकार या फिर एक सलाहकार के पास दोस्तों जाता है, और वो जो सलाहकार है या फिर वो जानकार है, उस व्यक्ति के अंतर्गत जितनी भी दोस्तों क्षमताएं हैं उनको देखता है, परखता है, और उनको समझने के बाद वो उस व्यक्ति को दोस्तों सहायता करता है ताकि वो अपनी जितनी भी जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। तो यहाँ पर निर्देशन, गाइडेंस एक बहुत बड़ा दोस्तों टूल है। जोन्स 1975 इनके द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई थी। निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में तथा अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दी जाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। यानी कि गाइडेंस एक तरह की पर्सनल हेल्प है विच इज गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन in developing life goals, in making adjustment, in solving problems coming in the way of achieving one's life goals। तो यहां से दोस्तों हमें निर्देशन के स्वरूप के बारे में पता लगता है। अगर हम इसको विश्लेषण करें तो सबसे पहले निर्देशन दोस्तों एक सहायता देने की प्रक्रिया है। शिक्षक छात्रों को तरह तरह की सूचनाएं सहायता के उद्देश्य से देते हैं। इसका अतः यह निर्देशन का दोस्तों क्या है, एक उदाहरण है। इसके अलावा निर्देशन की प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, एक निर्देशन देने वाला और दूसरा निर्देशन या फिर सहायता प्राप्त करने वाला। निर्देशन देने वाला जो व्यक्ति होता है, निर्देशन पाने वाले व्यक्ति से हमेशा अधिक परिपक्व, जानकार और कुशाग्र दिमाग का दोस्तों होता है, क्योंकि गाइडेंस भी दोस्तों आप उसी से लेंगे जो कि अधिक आपसे मैच्योर होगा, आपसे ज़्यादा जानकारी रखता होगा और तीव्र बुद्धि का होगा। तो इसीलिए गाइडेंस में हमेशा क्या होता है, एक व्यक्ति निर्देशन देने वाला होता है और एक निर्देशन लेने वाला होता है, और जो निर्देशन देने वाला होता है वो ज़्यादा मैच्योर होगा, ज़्यादा नॉलेजेबल होगा और शार्प माइंडेड होगा। इसके अलावा निर्देशन में व्यक्ति को समायोजन करने में मदद मिलती है, यानी कि गाइडेंस हेल्प अ पर्सन टू मेक एडजस्टमेंट। उसे जीवन के महत्वपूर्ण समायोजन जैसे कि सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत समायोजन में विशेष मदद मिलती है। इसके अलावा निर्देशन में व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से समझने में भी विशेष मदद मिलती है। तो गाइडेंस ऑल्सो हेल्प अ पर्सन टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ गोल्स इन एन इंटेलिजेंट मैनर। निर्देशन में व्यक्ति को अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली कठिनाइयों को समझने और उसका समुचित निराकरण या फिर समाधान करने में विशेष मदद मिलती है। तो बहुत आसान है दोस्तों गाइडेंस को समझना। अब दोस्तों हम बात करेंगे गाइडेंस के टाइप के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ गाइडेंस। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों जो गाइडेंस है इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है दोस्तों वो है व्यक्तिगत निर्देशन। जैसे कि नाम से दोस्तों पता लग रहा है, व्यक्तिगत निर्देशन वैसे निर्देशन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याएं
जैसे कि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या फिर उसको संवेगात्मक समायोजन संबंधी समस्या है, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या है, या फिर चरित्र निर्माण संबंधी समस्याएं हैं। इसके अलावा विश्राम एवं समय के उपयोग संबंधी समस्या है, इसके समाधान करने में दोस्तों मदद मिलती है। तो व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है, तो उन्हीं को हम व्यक्तिगत निर्देशन बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है शैक्षिक निर्देशन यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि स्कूल या कॉलेज में विभिन्न विषयों की शिक्षा के संबंध में छात्रों को जो निर्देशन दिया जाता है उसे ही दोस्तों शैक्षिक निर्देशन बोला जाता है। इसमें शिक्षक विशेष निर्देश, परीक्षण एवं परामर्श के सहारे छात्रों को शैक्षिक कार्य करने में मदद करते हैं। सो द गाइडेंस गिवन टू स्टूडेंट इन रिलेशन टू एजुकेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इन स्कूल और कॉलेज is called educational guidance, and in this teacher help student in doing educational work with the help of special instruction, test and counseling. इसके बाद दोस्तों अगला टाइप का निर्देशन आता है जो कि तीसरे टाइप का है, उसका नाम है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन वह निर्देशन है जो छात्र या व्यक्ति को उचित व्यवसाय का चयन करने में मदद करता है। नाम से पता चल रहा है वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि इसकी मदद से दोस्तों जो छात्र है वो सुटेबल बिजनेस को या फिर ऑक्यूपेशन को चयन करने में दोस्तों मदद करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न तरह के परीक्षणों जैसे कि बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि, अभिक्षमता, उपलब्धि परीक्षण, इनके अनुकूल किसी उपयुक्त व्यवसाय के चयन करने में मदद की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऐसी प्रोसेस होगी कि जिसमें आपके विभिन्न तरह के परीक्षण लिए जाएंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है, अभिरुचि टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इस तरह के दोस्तों टेस्ट होंगे, जिससे कि दोस्तों टीचर्स को पता लगेगा कि भाई जो हमारे सामने जो बच्चा है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर दोस्तों उसको गाइडेंस दिया जाएगा और उपयुक्त व्यवसाय चुनने में उसकी मदद की जाएगी। इसके अलावा व्यावसायिक निर्देशन से संबंधित दोस्तों डेफिनेशन है जो कि रेबर के द्वारा दी गई। व्यावसायिक निर्देशन वह है जहां व्यक्ति को किसी खास या उपयुक्त व्यवसाय के चयन में मदद की जाती है। इसमें कई तरह के परीक्षण जैसे कि बुद्धि परीक्षण, व्यावसायिक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि अगर आपको किसी को वोकेशनल गाइडेंस देना है तो इसमें कई तरह के दोस्तों टेस्ट लिए जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, वोकेशनल टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, जिनकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी खास या फिर उपयुक्त व्यवसाय के चयन में मदद कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसके उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के चयन में मदद करना, टू प्रोवाइड हेल्प इन सेलेक्टिंग करिकुलम। अब शैक्षिक निर्देशन का सबसे जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होता है वो शिक्षार्थियों को उनकी रुचि, उनकी बुद्धि, उनके एप्टीट्यूड, उनकी क्षमता के अनुकूल ही उपयुक्त विषय या पाठ्यक्रम के चयन में मदद करना होता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और चयन में मदद करना। इसके अलावा छात्रों को अपनी अंतःशक्तियों को समझने में मदद करना, क्योंकि हर छात्र क्या है दोस्तों डिफरेंट है और उसमें हर किसी में अलग अलग अंतःशक्तियाँ होती हैं। तो इसलिए दोस्तों छात्रों को अपनी अंतःशक्तियों को समझने में भी दोस्तों ये मदद करता है। इसके अलावा छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों के विकास में मदद करना, यानी कि टू प्रोवाइड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट। इसके अलावा अंतःशक्तियों को उचित ढंग से विकसित करने के ख्याल से आत्मनिर्देशित प्रयास करने में छात्रों की मदद करना, टू प्रोवाइड हेल्प इन सेल्फ डायरेक्टेड एफर्ट इन एप्रोप्रिएटली डेवलपिंग द पोटेंशियलिटीज। मतलब कि कहने का अर्थ है कि शिक्षा निर्देशन द्वारा छात्रों को इस ढंग का प्रयास करने के लिए भी आसानी से प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपनी अंतःशक्तियों का पूरी तरह से विकास करने में सक्षम हो, और इसके लिए छात्रों को अभ्यास कराया जाना अति आवश्यक दोस्तों हो जाता है। इसके बाद व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में मदद करना, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल पर्पस है उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद करना। यानी कि निर्देशन का एक ऐसा उद्देश्य भी है दोस्तों कि छात्रों को आप इतने लायक का बना दो
कि वो अपने लिए हितकर या अपने लिए जो सही चीज़ है उसके बारे में दोस्तों सोच सके और अपने अंदर एक आत्मविश्वास दोस्तों उत्पन्न कर सके। इसके अलावा सामाजिक कल्याण में दोस्तों सहायता प्रदान करना, स्वस्थ समायोजन करने में मदद करना, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करना, छात्रों में पाठ्यक्रम के प्रति उचित अभिरुचि विकसित करने में मदद करना, ये दोस्तों आपके सभी उद्देश्य हैं शैक्षिक निर्देशन के। अब दोस्तों हम बात करेंगे भैया परामर्शन की, यानी कि काउंसलिंग की, या फिर परामर्श भी आप दोस्तों इसको सिंपली बोल सकते हैं। तो परामर्श दोस्तों क्या है? परामर्श दोस्तों आपकी एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें अनेक उपागमों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें कई सारे अप्रोचेस और टेक्निक्स दोस्तों लगाई जाती है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतोष प्रदायी बनाने का प्रयास किया जाता है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, यानी कि दोस्तों आपकी काउंसलिंग एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है इन विच every effort is made to develop the personality of individual and to make his life purposeful and satisfactory by solving his problem by using many approaches and techniques। अब कई सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परामर्श की दोस्तों डेफिनेशन दी गई है। पहले डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये पेरिज की डेफिनेशन है जो कि 1965 में दी गई थी। परामर्शन एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि काउंसलिंग को दोस्तों आप इन्होंने एक इंटरैक्टिव प्रोसेस माना है जो परामर्शी जिसे मदद की आवश्यकता होती है तथा परामर्शदाता जो कि प्रशिक्षित होता है एवं वह मदद करने के लिए प्रशिक्षित भी होता है को एक साथ मिलाता है। तो काउंसलिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस विच ब्रिंग्स टुगेदर द काउंसली हु नीड्स हेल्प एंड द काउंसलर हु इज ट्रेन्ड एंड इज ऑल्सो ट्रेन्ड टू हेल्प। इसके अलावा पिपिंस्की की जो डेफिनेशन है उसको भी एक बार जरा सा देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा दोस्तों जो स्टेटमेंट हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि कभी कभार क्या होता है स्टेटमेंट आने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है उनको हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, आप इनको एज इट इज याद कर लेंगे। परामर्शन वैसी अंतःक्रिया होती है जो दो व्यक्तियों जिसे परामर्शदाता तथा परामर्शी कहा जाता है इनके बीच होती है, यानी कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इसमें एक परामर्शदाता होगा और एक परामर्शी होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है। इसके अलावा बी एक पेशेवर परिस्थिति में होता है, ठीक है, यानी कि एक प्रोफेशनल सिचुएशन में होता है, यानी कि यहाँ पर जो वातावरण होगा, सिचुएशंस होंगी वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगी, ठीक है, और जो परामर्शी के व्यवहार में परिवर्तन करने के मदद के ख्याल से किया जाता है तथा उसको संपोषित भी करता है, यानी कि विच इज डन एंड सस्टेन्ड विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग द काउंसली टू चेंज हिज बिहेवियर। तो परामर्शी के व्यवहार में परिवर्तन करने में मदद करने के ख्याल से दोस्तों इसको किया जाता है और ये उसे संपोषित भी करता है। तो परामर्श एक ऐसी इंटरैक्टिव प्रोसेस है। पहली बात तो इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि परामर्शदाता तथा परामर्शी इनके बीच होता है। इसके अलावा ये बिल्कुल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होता है और इसके अलावा इससे परामर्शी के व्यवहार में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास किया जाता है तथा उसे ये संपोषित करता है। अब इसके स्वरूप को दोस्तों जानेंगे, डेफिनेशन से एनालाइज करेंगे। परामर्शन परामर्शी तथा परामर्शी के बीच एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इसके अलावा परामर्शन यानी कि काउंसलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें कई सारी सिक्वेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स सेवरल सिक्वेंशियल एक्टिविटीज, एक के बाद एक सीक्वेंस दोस्तों इसमें क्या होती है, कई सारी एक्टिविटी होती है जो कि क्रम से आती है। इसके अलावा परामर्शन की जो प्रक्रिया है इसमें परामर्शदाता अपने प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुभव के आधार पर परामर्शी को सहायता प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका काउंसलर होगा वो प्रोवाइड करेगा हेल्प टू काउंसली ऑन द बेसिस ऑफ हिज ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो काउंसलिंग है परामर्शी के लिए एक अधिगम की परिस्थिति भी उत्पन्न करता है जिनके द्वारा व्यक्ति के संज्ञान, अनुभूति, अनुक्रिया और अंतर्व्यक्तिक संबंधों में ऐच्छिक परिवर्तन उत्पन्न करने में मदद की जाती है, यानी कि काउंसलिंग क्रिएट्स अ लर्निंग सिचुएशन फॉर अ क्लाइंट थ्रू विच हेल्प्स इज प्रोवाइड
did in bringing about desired change in the cognition, feeling, response and interpersonal relationship of the individual। इसके अलावा काउंसलिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो परामर्शी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना होता है जिससे कि उसके जीवन की सार्थकता में वृद्धि हो सके। इसके अलावा परामर्शन जिसका स्वरूप विकासात्मक, विरोधात्मक और उपचारात्मक होता है, परामर्शी के हित की दिशा में हमेशा उन्मुख होता है। तो काउंसलिंग विच इज डेवलपमेंटल, कन्फ्रंटेशनल, थेरेटिपिक ना, मतलब कि आप उपचारात्मक इसको कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो परामर्शी के हित की दिशा में हमेशा क्या होता है, उन्मुख होता है। सो इट इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ काउंसलिंग, ठीक। तो ये दोस्तों आपकी परामर्शन के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आपने समझना है, ठीक। इसके अलावा हेकनी और क्रोमियर ने परामर्शन की प्रक्रिया की 4 अवस्थाओं को दोस्तों महत्वपूर्ण बताया है। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो हेकनी और क्रोमियर है, इन्होंने परामर्श प्रक्रिया की 4 अवस्थाओं को बताया है। पहले तो इस पर ही दोस्तों आपका एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं दोस्तों इन्होंने काउंसलिंग की बताई। सबसे पहले अवस्था है कि भाई जो परामर्शी और परामर्शदाता है इनके बीच में संबंध स्थापित करने की अवस्था, ओके। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो परामर्शी है अपनी तरफ से दोस्तों पहल करके, परामर्शदाता यानी कि जो आपका काउंसलर है वो क्या करता है, अपनी तरफ से पहल करके एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिससे कि आपस में सम्मान, विश्वास और विचारों की खुली अभिव्यक्ति एवं बोध आदि हो, ठीक। इसलिए दोस्तों ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इस अवस्था में परामर्शदाता का मुख्य लक्ष्य क्या क्या होता है। हम बात कर रहे हैं परामर्शी और परामर्शदाता के बीच में संबंध करने की अवस्था, जो कि पहली अवस्था है, ठीक है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई जो काउंसलर है और काउंसलिंग इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। तो सबसे पहले क्लाइंट के संग एक धनात्मक और सुखद संबंध स्थापित करना। इसके अलावा जो काउंसलिंग प्रोसेस है और क्लाइंट के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्वों की व्याख्या करना, और इसके अलावा जो उत्तम संचार है इसको यहाँ पर दोस्तों मजबूत करना है, यानी कि गुड कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ करना है। इसके अलावा क्लाइंट के उस विचार को जो परामर्श लेने के लिए बाध्य किया हो को स्वीकार करके दोस्तों उसकी जांच करना है। यहाँ पर क्लाइंट का अर्थ क्या है दोस्तों, जिसको परामर्श चाहिए, ठीक है। इसके अलावा परामर्शन प्रक्रिया में क्लाइंट के संग मिलकर मूल्यांकन आंकड़ा तैयार करने की योजना बनाना। तो ये आप समझ सकते हैं, ये सारे के सारे जो स्टेप्स आते हैं वो परामर्शी परामर्शदाता के बीच संबंध करने की अवस्था के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, जो कि आपकी पहली अवस्था है। इसके बाद दोस्तों जो अगली अवस्था है वो है समस्या की पहचान एवं खोजबीन की अवस्था, यानी कि फेज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो इस अवस्था में जहां आपका जो परामर्शी है वो तुलनात्मक रूप से पहले से अधिक जवाबदेही या उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसकी ही समस्या का समाधान होने वाला होता है, ओके। इसके अलावा इस अवस्था में परामर्शदाता क्लाइंट की बातों पर ध्यान रखते हुए कुछ विशेष संचार कौशल जैसे कि स्पष्टीकरण, भावानुवाद एवं पुनर्निर्देशन पर अधिक बल डालता है। इसके अलावा इस दूसरी अवस्था में भी 3 चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना, समस्या की खोजबीन करना, सूचनाओं को कलेक्ट करना, ठीक है। ये इसके दोस्तों आपके 3 इंपॉर्टेंट चरण होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्टेप है, जो अगली अवस्था है दोस्तों, वो है समस्या समाधान के लिए योजना बनाने की अवस्था, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जो समस्या समाधान है उस यानी कि जो समस्या है उसका अगर हमें समाधान बनाना है तो उसके लिए भी दोस्तों हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसमें दोस्तों जो काउंसलर है वो क्लाइंट की समस्या के समाधान के लिए एक योजना दोस्तों इसमें तैयार करता है, और इसमें क्या क्या चरण है उसको समझेंगे। सबसे पहले समस्या को दोस्तों वो अंडरस्टैंड करता है इन अ जनरल वे, सामान्य ढंग से वो समझता है। इसके बाद जितने भी संभावित समाधान है उनको पहचान कर उनकी एक सूची को तैयार करता है, यानी कि लिस्ट बना लेता है। इसके बाद प्रस्तावित समाधान के परिणामों की खोजबीन करता है और फिर समाधानों को प्राथमिकता के क्रम में सजाता है, यानी कि आपने उनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी,
ठीक, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करने के लिए जितनी भी समस्याएं हैं आपने उनको पहले जनरल वे में समझना है। उसके बाद सभी संभावित समस्याओं को पहचान करके, मतलब जितने भी समस्या हैं उनके, जितना भी एक समस्या के कई सारे समाधान हो सकते हैं, सभी जितने भी संभावित समाधान हैं उनकी एक सूची तैयार करो और फिर उसके बाद प्रस्तावित समाधान के परिणामों की भी खोजबीन करनी है। देन उसके बाद समाधानों को प्रायोरिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि कौन सा समाधान सबसे उपयुक्त रहेगा। ठीक, इसके बाद फिर दोस्तों अगली जो लास्ट अवस्था आती है वो आती है समाधान, उपयोग एवं समापन की अवस्था। इस प्रक्रिया में दोस्तों ये अंतिम अवस्था है, इसमें क्लाइंट एवं परामर्शदाता दोनों ही अपनी अपनी विभक्त दोस्तों इसमें जवाबदेही होती है। क्लाइंट की जो मुख्य जवाबदेही निर्धारित समाधान को कार्य रूप देना होता है, यानी कि जो भी उसको समाधान दिया है उसको दोस्तों क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा जबकि परामर्शदाता का मुख्य जवाबदेही उन बिंदुओं को तय करना होता है जहां पर आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसका समापन होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक एवं परामर्शदाता की क्या भूमिका है। तो देखिए, शिक्षक ऐसे कार्यक्रम में एक विशेष परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और इनकी भूमिका की व्याख्या हम निम्नलिखित ढंग से दोस्तों करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्कूल में दाखिला प्राप्त करने के बाद छात्रों को विषय में चयन करने तथा उचित पाठ्यक्रम को समझने एवं स्वीकार करने में काफ़ी कठिनाई होती है और शिक्षक ऐसे छात्रों को गाइडेंस देकर उनकी समस्या को हल कर देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि जो निर्देशन है वहाँ पर टीचर्स की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि भैया जब भी आप स्कूल में दाखिला लेते हैं छात्र, तो वहाँ पर उनको पता नहीं रहता है कि उनको कौन से सब्जेक्ट को चयन करना है और सही करिकुलम को वो समझ नहीं पाते हैं और उनको एक्सेप्ट करने में भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो छात्र उनको टीचर गाइड करते हैं ताकि उनकी समस्या को हल हो जाए और इसलिए निर्देशन में टीचर्स की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो छात्रों को स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद उसे उचित व्यवसाय को चुनने में भी मदद करते हैं, यानी कि वोकेशनल गाइडेंस देने में भी मदद करते हैं। वे विशेष परामर्श देकर उनकी अर्जित योग्यता एवं उपलब्धि के अनुकूल किसी व्यवसाय में जाने की सलाह दोस्तों उनको देते हैं और उसकी समस्या हल करते हैं। भाई जैसा हमें बच्चे की योग्यता को देखकर और या फिर उसकी उपलब्धि जैसे लगेगी, उसके बाद फिर आगे जाके हम दोस्तों उसको बता सकते हैं कि आप किस व्यवसाय में अच्छा करेंगे। तो इसलिए शिक्षक की अहमियत निर्देशन कार्यक्रम में बनी रहती है। इसके अलावा शिक्षक की अहमियत निर्देशन कार्यक्रम में इसलिए भी होती है क्योंकि जो शिक्षक है वो छात्रों की अभिरुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, उपलब्धि का मापन करके स्वयं छात्रों को भी उससे अवगत कराते हैं और साथ ही साथ उचित दिशा निर्देश देकर उन्हें सफल नागरिक बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा शिक्षक की अहमियत निर्देशन कार्यक्रम में क्यों है, क्योंकि शिक्षक छात्रों को समायोजनशीलता की क्षमता का मापन कर उन्हें वातावरण में ठीक ढंग से समायोजन करने के तरीकों को बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी निर्देशन कार्यक्रम में, क्योंकि शिक्षक छात्रों की समायोजनशीलता की क्षमता को जानते हैं या उसका मापन कर सकते हैं कि कितना ये समायोजन कर सकता है और फिर उसे वातावरण में ठीक ढंग से समायोजन करने के तरीकों को बता सकते हैं। इसके अलावा निर्देशन कार्यक्रम में छात्रों के बारे में कुछ विशेष व्यक्तिगत आंकड़ों की जरूरत होती है, जैसे कि उसके माता पिता की शिक्षा कितनी है, आय कितनी है, व्यवसाय, भाई बहनों की संख्या, कोई अगर बीमारी है तो उसका इतिहास, विशिष्ट अगर उनको कोई शौक है या फिर अभिरुचि, इन सभी की आवश्यकता होती है और इन सभी सूचनाओं के अभाव में कोई भी निर्देशन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो शिक्षक इन विशेष सूचनाओं को एकत्र कर सकता है और निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय योगदान करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक अच्छे परामर्शदाता के क्या क्या गुण हैं, उनको दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1985 में पैटरसन ने एक अच्छे परामर्शदाता के लिए कुछ गुणों का वर्णन किया है जो कि दोस्तों निम्न प्रकार है। इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो एक अच्छे परामर्शदाता को सबसे पहले क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है सबसे पहले एक वास्तविकता की सटीक धारणा, यानी कि एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, उसको रियलिटी के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्टेंस एंड एकोमोडेशन एंड अदर, यानी कि स्वीकृति, सामान्य और अन्य। इसके अलावा नेचुरल, जो चीज़ें हैं वो नेचुरल रूप में प्राप्त करें। समस्या केंद्रित, यानी कि प्रॉब्लम सेंटर्ड। स्वच्छंदता, सामाजिक रुचि, लोकतांत्रिक चरित्र, नैतिक। इसके अलावा उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर और रचनात्मकता।
ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आप परामर्शदाता के पास निम्नलिखित आपके ये सभी चीजें दोस्तों आपको प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा परामर्शदाता के पास निम्न व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए। तो व्यक्तिगत गुण में एक सफल परामर्शदाता को परामर्श प्रक्रिया में पूरी तरह से समझ प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। इससे चिकित्सीय संबंध अधिक प्रभावी बन सकते हैं। ठीक, तो इसमें प्रमुख गुण क्या क्या है, यानी कि जो इसके प्रमुख गुण हैं उसको दोस्तों हमने समझना है। एक है सहानुभूति, अनुरूपता और सकारात्मक सम्मान। ठीक है, यानी कि एम्पैथी, कॉन्ग्रेंस एंड पॉजिटिव रिगार्ड्स। इसके अलावा परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका है। देखिए, जो समस्यात्मक बालक है एवं बाल अपराधियों की समस्याओं को समझकर उनके सुधार के लिए परामर्श देना। तो अगर कोई बालक समस्यात्मक है या फिर बाल अपराध की जैसी श्रेणी में आता है तो पहले उनकी समस्याओं को समझना और उनके सुधार के लिए परामर्श दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो उतने मेच्योर नहीं होते हैं या इमेच्योर होते हैं और वो जैसा आप चाहें वैसा बन सकते हैं। तो इसलिए परामर्शदाता के रूप में आप उनके समग्र विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं, यानी कि एक शिक्षक प्रयास कर सकता है। विद्यालय में बच्चों में बढ़ रहे अवरोधन को कम करने के लिए, बच्चों में बने संशय का निवारण करने तथा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है। ओके, तो अगर काउंसलिंग है वो किस लिए रिक्वायर्ड है, ताकि जो अवरोधन है उसको कम किया जाए, जो बच्चे फेल होते हैं उसको कम किया जाए, बच्चों में संशय का निवारण करने के लिए, यानी कि उनमें किसी भी तरह का दोस्तों संशय है, ठीक है, या डाउट्स है, उसको कम किया जाए। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए भी परामर्श की आवश्यकता होती है और छात्रों को इस प्रकार सहायता देना जिससे कि अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। तो दोस्तों ये थे निर्देशन और परामर्श और एक अच्छे परामर्शदाता के गुण, परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की भूमिका। आई होप कि दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।